हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है न्यू राकेश चैनल में, जहां पे आपको एनटीएससी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। मेरा नाम अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो बच्चों, अभी हम डिस्कस कर रहे थे 2021 स्टेज 1 के पेपर्स जो अलग अलग स्टेट्स पे आए हुए थे। तो चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे गोवा का पेपर। उस पर देखेंगे कि टफनेस लेवल क्या थी, क्या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी थे। चलिए इन सारी चीज़ों का बात करेंगे और देखते हैं सॉल्यूशन। तो अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलत हुआ है तो प्लीज इसको कंसीडर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों पावर के ऊपर पूछा गया था, इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर, जो काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको जरूर बनेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको यूनिट कन्वर्जन अगर बहुत अच्छे से आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ यूनिट कन्वर्जन की, 1 मीटर को अगर सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या बोलोगे, 100 सेंटीमीटर। इस तरीके से 1 केजी को आप क्या बोल सकते हो, 1000 ग्राम बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हो अगर यूनिट कन्वर्जन आपको आता है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर के इस क्वेश्चन को। When an electric bulb is connected to 250 volt power supply, मतलब एक कोई बल्ब है जिसको हमने किससे कनेक्ट किया बच्चों, 250 वोल्ट के पावर सप्लाई से, ठीक है। If the current of 0.4 ampere passes through it, then the power of the bulb in the CGS unit। बहुत ध्यान से रखो, CGS यूनिट। अभी इस पे करंट कितना आ रहा है बच्चों, 0.4 एम्पियर का। अब आपको क्या बताना है इसमें, आपको क्या बताना है इसमें, बताना है CGS यूनिट में पावर की वैल्यू। अब P के फॉर्मूले क्या है, VI स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R। यहाँ पे कौन है, तुम्हें कौन कौन सा रिलेशन में दिया है, I और V दिया है, तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अब पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन किस पे होता है, जूल, और टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो बेसिकली पावर की यूनिट हम क्या लेते हैं SI में, जूल पर सेकंड। अब देखो यहाँ से सबसे पहले अपन निकालते हैं P की वैल्यू। P इज इक्वल टू VI करो, V की वैल्यू कितनी है, 250 इंटू I की वैल्यू क्या है, 0.4 बच्चों, 0.4। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 100 जूल पर सेकेंड। पावर क्या आएगी, 100 जूल पर सेकेंड। अब बहुत ध्यान से देखो, आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग। अब इस रिलेशन को निकालने के लिए हम चलते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट S हो गया। फोर्स न्यूटन में मेजर किया जाता है, मतलब न्यूटन पर मीटर। अब इसी को न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पावर 5 डायन। 1 न्यूटन यानी अगर सीजीएस में कन्वर्ट करोगे 10 पावर 5 डायन, और मीटर को कन्वर्ट करोगे सीजीएस में तो 10 पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। और इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 पावर 7 अर्ग आएगा। क्या आएगा बच्चों, अर्ग। डायन इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू अर्ग। मतलब अगर बात करें 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 10 पावर 7 अर्ग। यहाँ पे आपको कितना है, 100 जूल, मतलब 100 इंटू 10 पावर 7 अर्ग अपॉन सेकेंड। अब इसको और ध्यान से देखोगे तो पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 10 पावर 9 अर्ग पर सेकेंड। तो इस तरीके से देख सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डायन। इसको आप बहुत अच्छे से देखोगे, न्यूटन F इज इक्वल टू MA वहाँ से निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि 10 पावर 5 डायन कैसे आता है। सारी चीज़ों को जहाँ पे केजी है वहाँ पे ग्राम रखोगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर रखोगे, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स है। वो है किसके ऊपर, पुली का क्वेश्चन है और कांस्टेंट मोशन, जो बेसिकली हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, पर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब दिया हुआ है तो हम करेंगे इसको। सबसे पहली बात हमको क्या आना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। सबसे पहले देखो बच्चों हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, एक ये ब्लॉक हो गया, एक ये ब्लॉक हो गया और 2 पुली हैं हमारे पास। तो सबसे पहले ये देखो कि
जो रोप है ये चेंज नहीं हो रही है बच्चों। अब ये इसका वेट नीचे लगेगा, 4 मास इनटू ग्रेविटी, ये 4g नीचे लगेगा तो इसके कारण टेंशन यही आएगा। अब ये रोप चेंज नहीं हो रही तो टेंशन यहाँ पे भी वही आएगा और वही टेंशन इधर पे भी आएगा क्योंकि रोप चेंज नहीं हो रही है। तो बहुत ध्यान से अगर हम इसकी वीडी बनाएंगे तो आप देखोगे क्या कि ये जो 4 kg मास है इस पे एक टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे 4g लगेगा, और इधर पे अगर दूसरा ब्लॉक जो ब्लॉक बी है जिसका मास 5 kg है, अगर इस पे देखोगे तो इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, हमारे पास 2 टेंशन है, इसको सपोर्ट करने के लिए 2 टेंशन है। तो मतलब ऊपर 2t लगेगा और नीचे क्या लगेगा, 5g लगेगा, 5 × g, वेट तो नीचे लगेगा ना बच्चों। तो इस तरीके से देख सकते हो। अब बहुत ध्यान से अगर देखोगे आप तो हमारे पास 2 FVD मिल गई है ना। अब एक चीज बताओ, एक चीज बहुत ध्यान से देखना, इसका एक्सीलरेशन a अगर हमने मान लिया नीचे की तरफ है तो अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक किधर उठेगा, ऊपर उठेगा। अब हमको ये नहीं पता है, अगर मान लो ये a1 है और ये a2 है तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा। अब बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो ये अगर x नीचे जाएगा तो ये पूरी लेंथ क्या है, ये भी x नीचे जाएगी। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, आप बहुत अच्छे से समझ पे आओगे कि ये जैसे ही x नीचे जाएगा तो ये क्या है, ये वाली लेंथ भी x ऊपर उठेगी। x ऊपर उठेगी कैसे, x/2 इधर से ऊपर उठेगी और x/2 इधर से ऊपर। देखो कैसे, यहाँ से ये जब x/2 जाएगा तो ये इधर का जो x/2 लेंथ है ये भी उठेगा और इधर का भी x/2 लेंथ है, तो वो टोटल मिला के x। मतलब अगर ये नीचे x जाएगा तो ये ऊपर कितना जाएगा, ये ऊपर जाएगा बच्चों x/2। तो बहुत ध्यान से देखो, अगर ये x जाएगा नीचे तो ये जाएगा x/2। तो अगर इसका एक्सीलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन a लेंगे तो हम इसको बोल देते हैं बच्चों कि इसका एक्सीलरेशन a/2 हो जाता है। अब FVD पता है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता है। देखो पहले कैसे, ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है अपना, नीचे, किस एक्सीलरेशन से, a, और ये ब्लॉक हमारा ऊपर जा रहा है a/2 एक्सीलरेशन से। अब हमारे पास बस इक्वेशन है, सॉल्व कर देते हैं। हमने कैसे रिलेशन निकाला आपने देख लिया, ठीक है। जिसकी डिस्प्लेसमेंट x है, x अपॉन टाइम करोगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी अपॉन टाइम करोगे तो एक्सीलरेशन। तो ऐसे ही x/2 करोगे तो v/2 आएगा, v/2 डिवाइडेड बाय टाइम तो करोगे a/2। तो इसका अगर एक्सीलरेशन a होगा तो इसका एक्सीलरेशन a/2 होगा बच्चों। तो ये हो गई अपनी फ्री बॉडी डायग्राम इसकी। अब बहुत ध्यान से अगर देखें तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, ये ब्लॉक जा रहा है नीचे, मतलब अगर बात करें तो 4g माइनस t, यही किसके बराबर होगा बच्चों, हमारे फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर। मतलब 4 और एक्सीलरेशन क्या है, a है। तो एक इक्वेशन ये हो गई बच्चों। अब दूसरी इक्वेशन की अगर बात करें, दूसरी इक्वेशन क्या है, तो दूसरी इक्वेशन की बात करें, ये 2t ऊपर लग रहा है जिसके कारण ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है और 5g नीचे लग रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2t माइनस 5g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 × एक्सीलरेशन, 5 × एक्सीलरेशन। अब 5 × एक्सीलरेशन की बात करें तो इसका एक्सीलरेशन क्या है, a/2। तो यहाँ से देख सकते हो ये कितनी वैल्यू आएगी, a/2। तो इस तरीके से हम बच्चों इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब सिर्फ आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है, x और y की। बहुत ध्यान से देखो, अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों इक्वेशन में क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, 8g, ये और t ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप ऐसा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 8g माइनस 5g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21a/2। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, माइनस वाले हट जाएंगे। तो यहाँ से देखो जे तो ये कितना आ जाएगा, 3g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21/2a। तो इधर से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये देखोगे तो 2g/7 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या है बच्चों, 2g/7, और वो किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये वाले b ब्लॉक की बात करें, ये अपवर्ड जा रहा है a/2 से। तो अगर a की वैल्यू अगर देखें, a की वैल्यू अगर 2g/7 आई है, कितनी आई है बच्चों, 2g/7, तो a/2 की वैल्यू क्या आएगी, g/7, और कहाँ आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से देखोगे तो इसका आंसर ये आएगा।
ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा टफ है, आपको फ्री बॉडी का अच्छे से एनालिसिस आना चाहिए और थोड़ा सा कांस्टेंट मोशन की भी बात की है, पर मैंने इसको कांस्टेंट मोशन नहीं लगाया क्योंकि आपको वो थोड़ा टफ लग सकता है। तो चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आंसर इसका क्या आ गया, G/7 इन अपवर्ड डायरेक्शन। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से। ओके, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे एक बात हो रही है जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक मंकी है, वो किसी भी ट्री लिम्ब पे, जैसे ये ट्री की ब्रांच है, इस पे बैठा हुआ है। अब ये इस पे बैठा हुआ है बंदर। अब मेरा बंदर अच्छा नहीं बना है तो हंसना नहीं, इस पे क्या है, ये बंदर बैठा हुआ है, इसके कारण इस ट्री लिम्ब पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है बच्चों। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री लिम्ब, मतलब एक डाल पे बैठा हुआ है। अब ठीक है, द ट्री लिम्ब एक्सर्ट अ नॉर्मल फोर्स ऑफ 48 न्यूटन, मतलब बंदर के ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल ड्यू टू द कॉन्टेक्ट ऑफ द टू बॉडी। ये किसके किसके कॉन्टेक्ट के कारण आएगा, एक ट्री लिम्ब के कारण और दूसरा मंकी एक दूसरे के ऊपर, मंकी उसके ऊपर बैठा है, इसके कारण यहाँ पे क्या आएगा, एक कॉन्टेक्ट फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये कितना आएगा 48 न्यूटन का। अब दूसरा क्या है, एंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, और इसमें क्या आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ये इधर खिसक रहा होगा, तो ये किधर आ रहा होगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। ये कितना है 20 न्यूटन। अब बहुत ध्यान से देखो तो नॉर्मल रिएक्शन और 20 न्यूटन के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएं तो रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब cos थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो इस तरीके से देखोगे तो हमारा रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है, 48 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। आप दोनों को अगर सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 52 न्यूटन। तो इस तरीके से देख सकते हो, हमने क्या देखा कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ रखेगा, जिधर ये अब ये खिसकेगा किधर, इधर, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या लगता है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, मतलब अगर ये बॉडी इसके ऊपर बैठी है तो इसके इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा। अब दोनों के कारण रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना, वो जो लिम्ब पे लग रहा होगा वो कितना आएगा, 52 न्यूटन। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं बच्चों। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर बात करें गोवा का पेपर, तो गोवा का पेपर इस बार का रियली काफ़ी टफ था अगर दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में हम बात करें तो। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड में बी एक्टिंग इन। अब सबसे पहले आप तो ये बना लो, इस पे अगर कंफ्यूजन नहीं हुआ तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, सॉरी ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, अब यहाँ पे एक पार्टिकल को मूव करवा रहे हैं हम एक किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। बहुत ध्यान से अगर देखोगे तुम, बहुत ध्यान से देखना, तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या क्या यूज करते हैं, ये किसको शो करता है, मिडिल फिंगर शो करता है करंट या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। ये थंब क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। तो देखो इस पे किधर लगेगा, सबसे पहले देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही यूज करना। तो चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब ये सही है, सॉरी चार्ज पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये डिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है बच्चों, नॉर्थ की तरफ। जैसे मान लो चार्ज पार्टिकल किधर गया, इधर गया, बहुत ध्यान से देखना। और ये डिफ्लेक्ट किधर की तरफ हो रहा है, नॉर्थ की तरफ। जैसे नॉर्थ साउथ, फिर
ईस्ट और ये वेस्ट। तो चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, डिफ्लेक्ट किधर हो रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो तुम्हारी ये वाली फिंगर क्या शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किधर आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से इसका आंसर देखोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये क्या निकलवा रहा है, ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। किसका, एक कनकेव मिरर का। इस पे क्या है बच्चों, मैं क्वेश्चन पढ़ भी दूंगा, पहले मैं बना देता हूँ। एक कनकेव मिरर है आपके पास जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दिया है। अब एक ऑब्जेक्ट जो रखा है उसकी मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, इसके पोल से कितनी है बच्चों, पोल से उसकी मिनिमम डिस्टेंस है कितना बच्चों, 20 सेंटीमीटर। और ये एक रॉड रखी हुई है, तो इसका ए पॉइंट ये हो गया, ये मान लो ये बी पॉइंट हो गया। अब रॉड की लेंथ कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है। तो अब ये रॉड की इमेज बताना है, कैसे बनेगी सर, इसको कैसे करेंगे। अभी अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रहता था तो हम क्या लगाते थे, एक बार फॉर्मूला लगाते थे, मिरर फॉर्मूला। ये क्या है हमारे पास, एक लंबा सा ऑब्जेक्ट है, तो एक एंड पॉइंट ये हो गया, एक एंड पॉइंट ये हो गया। मतलब आप इसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हो, मान लो कि आपके पास 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अब फिर इन दोनों को जोड़ देना। अगर इसकी इमेज देखो कहाँ पे बन रही, इसकी इमेज कहाँ पे बन रही, उन दोनों को देख के अब जो ज्वाइन करने पे जो इमेज की साइज आएगी वही क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। देखो कैसे, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रॉड 10 सेंटीमीटर की किस पे रखी हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखी हुई है, ऑफ अ कनकेव मिरर, ठीक है, एंड द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर इन सच अ वे दैट द एंड क्लोजर टू द पोल, एंड क्लोजर टू द पोल। ये रॉड का जो एंड पोल के क्लोजर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर पे है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, हाँ, अवे फ्रॉम इट। देन द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म, आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म। ये कैसे निकाल सकते हैं, आप सिर्फ ये देखो कि अभी तक हम क्या मानते थे, एक ऑब्जेक्ट होता था, अब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट हमारा किस पे रखा है, बहुत ध्यान से देखोगे तो 20 सेंटीमीटर पे, और दूसरा ऑब्जेक्ट मान लो किस पे रखा है, 30 सेंटीमीटर में, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से देखोगे 2 बार मिलर फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, 1/f = 1/v + 1/u। फॉर ए ये लगा दो, फॉर ए लगा दो ये, और ऐसे किसके लिए लगा दो, बी के लिए लगा दो, 1/f = 1/vb + 1/ub। इस तरीके से इसको भी आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। अब बहुत ध्यान से देखो, कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी, निगेटिव होगी, -10 सेंटीमीटर आएगी। अब देखो यूए आपको दिया है -20, क्योंकि पोल के इधर ही रखा रहेगा। तो अब बहुत ध्यान से देखो तो 1/10 -1/10 हो जाएगा, = 1/VA प्लस यहाँ पे क्या होगा, -20। जब इसको हम सॉल्व करेंगे और VA की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो VA की वैल्यू कितनी आएगी, VA की वैल्यू आएगी आपकी 20। कितनी आएगी, -20 सेंटीमीटर। मतलब कहाँ पे होगा, अगर ए की बात करें, अगर कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो उसकी इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। ऐसे दूसरे केस पे 1/10 = 1/VB + 1/-30, क्योंकि UB की डिस्टेंस क्या है, 30 है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, VB की वैल्यू आएगी -15 सेंटीमीटर। अब बहुत ध्यान से अगर देखें बच्चों तो हमारे पास क्या है, ए की इमेज यहीं बन गई और बी पॉइंट की इमेज कहाँ बनी, यहाँ पे बनी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों,
5, तो आप देखोगे कि रॉड की इमेज कैसी बन गई, इस तरीके से। तो आपने इसको क्या किया, 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया। अब क्या होगा, बहुत ध्यान से देखो, तो इमेज साइज क्या बोल सकते हो, VB माइनस BA, तो यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेंथ कितनी आ गई बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, ये सिर्फ आपको क्या लगाना था, पहले जैसे एक बार मिरर फार्मूला लगाते थे, इस बार हमने क्या लगा दिया, 2 बार लगा दिया। तो आई होप सो समझ में आया होगा। ये दूसरे स्टेट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जो IGSO की तैयारी करना चाहते हैं और KVBY की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर इन सारे स्टेट्स के आप पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, जिसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल कर सकता है। जैसे फ्रॉम द VT वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 40 सेकेंड। आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज एवरेज वेलोसिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब बहुत ध्यान से देखो तो आपको क्या दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर बात करें तो इसका एरिया हमको क्या देता है बच्चों, इसका एरिया देता है हमको डिस्प्लेसमेंट। अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, अगर निगेटिव वैल्यू आई तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है। अगर आप टोटल निकाल दोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये पॉजिटिव का रखोगे, ये निगेटिव का रखोगे, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चला हुआ, ऊपर वाला क्या शो करेगा, ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में चला हुआ, और ये नीचे वाला क्या शो करेगा, निगेटिव डायरेक्शन में चला हुआ। देखो कैसे, अब यहाँ से देखोगे तो ये क्या आएगा, अगर इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, V इंटू टी, एंड वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। आई थिंक वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से देखोगे तो ये क्या देगा, ये एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। अब सबसे पहले अगर तुमको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, V एवरेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस वाले पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट देख लो, इस वाले पोर्शन का डिस्प्लेसमेंट देखो, फिर इस वाले का देख लो, ये पॉजिटिव का आएगा, ये निगेटिव का आएगा, दोनों को देख लेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको देख लेंगे। अगर यहाँ से निकालोगे तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाओ, हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी है 20, इंटू हाइट कितना है 5, तो यहाँ से देखोगे तो ये कितना आएगा, बहुत ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 10, तो ये क्या आ जाएगा 50 मीटर्स आएगा। और नीचे वाले के लिए सेम है, तो ये कितना आएगा -50 मीटर्स। तो यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, +50 -50, दोनों को सॉल्व करोगे अपॉन टाइम कितना है 40, तो यहाँ से देखोगे V एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, प्लस और माइनस का दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ से आ गया 0/40, तो यहाँ से देखोगे तो कितनी आएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से देख सकते हो कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या होना चाहिए कि VT ग्राफ का एरिया क्या होगा, आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर ऊपर है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, अगर निगेटिव है यहाँ पे एक एक्सिस पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, मतलब ये निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। अब तुमको अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपको क्या किसके बारे में सोचना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम किया और हमारा आंसर आ गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई होप सो समझ में आया होगा आपको। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको किसका अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया, इलेक्ट्रिसिटी से। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है जो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ नया नहीं है। देखते हैं 3 बल्ब्स ईच हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ 180 ओम। ठीक है, हमारे पास 3 बल्ब हैं, हमने पहले बल्ब को भी रेजिस्टेंस से दिखा दिया।
आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तीनों को हमने कैसे लगाया है, पैरेलल में। ये लो तीनों बल्ब्स को हमने कैसे लगा दिया बच्चों, पैरेलल में, 180 ईच, 180 ईच। ठीक है, अब क्या है, टू द आइडियल बैटरी ऑफ EMF 60 वोल्ट। इसको हमने किससे कनेक्ट किया है बच्चों, एक आइडियल बैटरी जिसका EMF कितना है, 60 वोल्ट, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है उस बैटरी का, 0 है। ठीक है, then the current delivered by the battery when all the bulbs are on। जब सारे बल्ब्स को हमने ऑन कर दिया तो टोटल करंट इन द सर्किट क्या होगा। आप बहुत अच्छे से देखोगे, आपसे क्या पूछ रहा है, जब सारे बल्ब जल रहे हैं उस कंडीशन में करंट इन द सर्किट क्या होगा, मतलब आपसे किसकी बात की है, टोटल करंट। अब ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये क्या है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, 1/R1 = 1/R1 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और अगर डायरेक्ट देखोगे सेम है तो R/3 कर दोगे तो यहाँ से क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा बच्चों, R/3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 180/3 कितना हो जाएगा बच्चों, 180/3 करोगे तो ये 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। तो आपको अलग अलग मेथड्स मैंने बहुत अच्छे से बताए हैं इसी चैनल में, कॉन्सेप्ट वीडियोस में, तो आप उनसे भी जाके शॉर्ट ट्रिक्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 180/3 कितना होता है बच्चों, 60 ओम हो गया, और यहाँ पे 60 वोल्ट लगाया है। तो ओवरऑल सर्किट का करंट अगर देखोगे तो V = आप क्या लगाओ बच्चों, IR। तो यहाँ से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 60/R, ये भी 60 I हो जाएगा। तो I क्या आ जाएगा बच्चों, I = 1 एम्पियर। तो आई होप सो आपको समझ में आया हो। तो इस तरीके से देख सकते हो कि इसको सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना था सारे ऑन होंगे तो यहाँ से जो करंट आएगा, ये I1 गया, I2 गया, I3 गया, यहाँ सारे ऐड होके ये सर्किट में बनाएंगे। तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, उससे करंट निकाल लिया, इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू क्या आई, और हमने देख लिया इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था, एक 10th क्लास का बच्चा बहुत इजीली कर सकता है इस क्वेश्चन को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किसके बारे में पूछ रहा है बच्चों, रोटेशन ऑफ द अर्थ। बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत इजीली समझा सकता हूँ। देखिए कैसे, अब अगर आपको पता हो तो हमारी अर्थ सर्कुलर है और वो क्या करती है, अपने एक्सिस के अलाउंग रोटेट करती है। ठीक है, तो हमको ये पता है बच्चों कि हमारी अर्थ जो है उसकी एक्सीलरेशन की वैल्यू, उसके कारण जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स आता है और उसके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू क्या होती है, 9.81 होती है। 9 पॉइंट कितनी होती है बच्चों, g = 9.81 होती है। अब क्या है, मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अब क्या है, ये वैल्यू फिक्स नहीं है, ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, रोटेशन पे। अगर g डैश की बात करूं, g डैश = g माइनस ω² r cos थीटा, ω² r cos थीटा। कैसे, अब देखते हैं बहुत ध्यान से। ये क्या है, अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ। अब अगर आप यहाँ पे कहीं पे बसे हो, यहाँ पे आपका घर है, तो यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे दो इफेक्ट है, एक ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द अर्थ जिसके कारण वो अपने सेंटर की तरफ खींच रहा होगा, और एक जो ये अर्थ घूम रही है इसके कारण एक कौन सा फोर्स आएगा बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसके कारण ओवरऑल ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। अब बहुत ध्यान से देखोगे, थीटा आप यहाँ से ले सकते हो बच्चों, इधर से नहीं लो, इधर से लो। अगर थीटा = 0 है मतलब यहाँ पे है, कहाँ पे है बच्चों, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे है तो थीटा = 0, तो ये क्या होगा, ग्रेविटी की मिनिमम वैल्यू। जब आप इक्वेटर्स पे होते हो आपको ग्रेविटी की मिनिमम वैल्यू मिलती है, वो कितनी होती है, g माइनस ω² r, क्योंकि cos 0 क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से देख सकते हो। और जब पोज पे होते हो तो आपकी g की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या होता है, cos 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब देखो ये थीटा अगर यहाँ पे हो तुम, तो यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम मिलेगी, क्योंकि cos 0 क्या होता
होता है 1 हो जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगी। अब आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर दे, रोटेट करना स्टॉप कर देगा मतलब ओमेगा उसकी क्या हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर रोटेशन इफेक्ट नहीं आएगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, ये जो अलग से एक फैक्टर आ रहा था जो हमारी ग्रेविटी को डिक्रीज कर रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 0 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगी। मतलब अब हर जगह की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो जहाँ पे कम थी वहाँ पे बढ़ के जी हो जाएगी, और जहाँ जी थी वहाँ पे चेंज नहीं आएगा। तो इंक्रीजेज एवरीवेयर नहीं, पोज पे इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीजेज एवरीवेयर नहीं, फिर क्या है, रिमेन सेम एवरीवेयर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या है, इंक्रीजेज एट सम पॉइंट एंड रिमेन सेम एट सम अदर पॉइंट। कहाँ पे सेम रहेगी, अगर बात करेंगे तो पोज पे सेम रहेगी, और कहाँ पे इंक्रीज होगी, इक्वेटर से पोल तक कहीं भी जाओगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बहुत डिटेल वे में, तो आप देख सकते हो। नहीं तो मैं ऐसा भी बता सकता हूँ कि अर्थ ने रोटेशन करना स्टॉप कर दिया तो आप ये फॉर्मूला रट लो, ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो जी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी हर जगह। तो इस तरीके से भी देख सकते हो एक लाइन में। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर गोवा के लिए बोलूं तो बहुत सॉलिड पेपर आता है बच्चों, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना अगले साल के लिए, ओके। तब तक हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना चुके होंगे तो उसको भी देखेंगे अपन, ठीक है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं क्या कुछ नया है, क्या कुछ चेंज है। द फिगर शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या है, किसका है, एक पार्टिकल जो है पोजीशन टाइम ग्राफ है, किसका, ये एक्स में कैसा जा रहा है, इसकी पोजीशन बढ़ रही घट रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे यहाँ पे देखो इधर जा रहा है, पोजीशन पहले बढ़ रही, फिर क्या हो गई, सर्कुलर में कुछ घट बढ़ रही, फिर ऐसे देख सकते हो। तो ये क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। फिर क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 इन द रीजन। तुमको क्या बताना है, इन सारे रीजन्स पे, जैसे एक ये ए बी रीजन हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया एंड डी ई हो गया, इन किस कंडीशन में फोर्स 0 होगा। अगर बहुत अच्छे से देखोगे, अगर फोर्स 0 है मतलब मास तो 0 हो नहीं सकता पार्टिकल का, तो क्या होगा 0, मतलब एक्सीलरेशन 0 है। और अगर एक्सीलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर बात करें कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या है, इधर मान लो डिस्प्लेसमेंट हो गया और इधर टाइम हो गया, तो कैसा ग्राफ है, मैं ऐसे चलता जा रहा हूँ तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसकी वैल्यू कितनी है, एक यूनिफॉर्म रेट से चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, मतलब एक्सीलरेशन 0 होगा। और अगर उसका देखोगे तो क्योंकि पोजीशन हर एक टाइम में वो क्या हो रहा है, इक्वली चेंज हो रहा है, तो ग्राफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखोगे हर एक पॉइंट पे, जैसे तुम कोई भी पॉइंट कोई भी पोजीशन लो, चाहे ये पोजीशन ले लो चाहे ये पोजीशन ले लो, हर पॉइंट पे जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू है ना, किसकी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट यानी एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में तो किस पे होगा, जिसका स्लोप कांस्टेंट होगा। जैसे इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कांस्टेंट है मतलब इसका एक्सीलरेशन 0 होगा। बच्चों यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। बहुत ध्यान से देखोगे तो ये चेंज हो रही होगी, इसकी हर पॉइंट पे वैल्यू क्या है, अलग अलग आएगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे भी क्या है, स्लोप ऑलमोस्ट क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो अगर स्लोप ऑफ द एसटी यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज कांस्टेंट, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फोर्स क्या होगा बच्चों, फोर्स होगा 0। मतलब ए बी रीजन और सी डी रीजन में फोर्स क्या होगा, 0। तो आंसर क्या होगा, ए बी एंड सी डी रीजन। तो आंसर हो गया 2। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें इनने
काफ़ी अच्छे से फिर से आपको क्या चेक करने की इनने कोशिश की कि आपका सीरीज़ और पैरेलल का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, क्या आप सीरीज़ और पैरेलल को डेप्थ में समझ पाए हैं अभी तक। एक चीज़ बताओ, सीरीज़ में क्या सेम रहता है और क्या डिफरेंट रहता है। सर सीरीज़ में अगर बोलें तो करंट सेम रहता है और क्या डिफरेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। जैसे दो रेजिस्टेंस लगे हैं R1 और R2 तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 होगा, पर यहाँ पे अगर बात करें कि इनका करंट क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा और क्या डिफरेंट होगा। सर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V होगा दोनों के लिए, पर करंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, I1 और I2, और ये किसके बराबर होंगे, टोटल करंट इन द सर्किट के बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब बहुत ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द रीडिंग शोन बाय द एमीटर इज A1, कितनी है, A1 है। रीडिंग क्या शो कर रहा है, A1 की रीडिंग कितनी दी हुई है बच्चों तुमको, 2.4 एम्पियर। देन द एमीटर A3 विल रीड, तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, A3 की वैल्यू। अरे सर नहीं निकाल सकते, कैसे, एक ही करंट दिया है, नीचे वाले का तो करंट नहीं दिया है, नहीं तो दिया होते तो I1 प्लस I2 लगा देते। अरे बहुत ध्यान से देखो, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस दिया है और करंट दिया है। V इज इक्वल टू आप क्या लगा सकते हो, I इंटू R। अब V की वैल्यू निकालने के लिए I की वैल्यू क्या है, 2.4 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम। तो यहाँ से देखोगे ये वैल्यू कितनी आएगी, 48, कितनी आएगी, 48 ओम आएगी, सॉरी 48 वोल्ट आएगी। तो V की वैल्यू 48 आ जाएगी। अब ये देखो, ये और ये दोनों एक दूसरे में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अरे है ना भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगर इसके अक्रॉस 48 का पोटेंशियल ड्रॉप है तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा, 48 का ही होगा। तो इस वाली सर्किट के लिए V इज इक्वल टू आई आर लगा दो। V इज इक्वल टू आई आर इस सर्किट पे अगर लगाओगे तो V इज इक्वल टू आई आर लगाओ तो V इज इक्वल टू 48 इज इक्वल टू I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है सर नहीं पता, R कितना है 30। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालोगे तो इसके लिए I की वैल्यू कितनी आएगी, 1.6। तो बहुत ध्यान से देखोगे तो हमारे पास दो I की वैल्यू कौन कौन सी आ गई, एक I मान ये आ गई और दूसरी आ गई 1.6। अब टोटल करंट किस पे होगा, जो करंट I आया होगा यही टूट गया होगा इन दोनों में। जो करंट I आया होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वही I1 और I2 में टूट गया होगा। तो यहाँ से देखोगे तो I की वैल्यू क्या आएगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू 2.4 हमको दी हुई है बच्चों, और I2 की वैल्यू 1.6 एम्पियर हमने क्या कर ली, निकाल ली यहाँ से। तो 1.6 करोगे तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से देखोगे तो 4.0 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस करंट कितना आएगा, 4.0 एम्पियर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए क्या कब कैसे डिवाइड होगा, और ओम्स लॉ का यूज़ करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ये कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर आप अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो। अब आपको मैं दो ऑप्शंस देता हूं, एक बहुत कठिन पाथ और दूसरा सरल पाथ, आप कौन सा चूज करोगे। ऑब्वियस सी बात है जो सरल पाथ होगा जिस पे रेजिस्टेंस नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रेजिस्टर, ठीक है, इन द सर्किट डायग्राम व्हेन स्विच एस इज क्लोज। अब स्विच एस को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। आपके पास दो पाथ हैं, एक बहुत ज़्यादा खपड़ीला और एक बहुत स्मूथ पाथ। तो आप कौन सा चूज करोगे, ये वाला, मतलब इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू का अर्थ नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, एक रेजिस्टेंस है बच्चों 10 ओम का और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट का। तो अब V इज इक्वल टू आई आर लगा दो। V इज इक्वल, इसको नहीं नेग्लेक्ट कर दोगे क्योंकि ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। पूरा करंट कहाँ से निकल जाएगा, इधर से, क्योंकि उसको एक इजी पाथ मिल रहा है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, ऑलमोस्ट 0। तो इस तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर लगाओ बच्चों। V इज इक्वल टू आई आर लगाओगे तो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है सर 3।
3 इज इक्वल्स टू आई इंटू आर की वैल्यू 10, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/10, इसको क्या लिख सकते हो 0.33। कोई ऑप्शन है ऐसा? हाँ सर, पहला वाला। तो यहाँ से देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.3 एम्पियर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों अब आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है। अब क्या है, एक मूविंग चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है। बहुत ध्यान से अगर आपको पता हो तो मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, एक मूविंग चार्ज क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा? सर करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। अब एक मूविंग चार्ज क्या कोई भी चार्ज होगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसकी क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही करेगा, पर मूविंग चार्ज है, कैसा, रेस्ट पे होता तो मैग्नेटिक फील्ड 0। अब चार्ज क्या है, मूव कर रहा है, मतलब वो करंट बनाएगा, और करंट कैरिंग चार्ज पार्टिकल या करंट कैरिंग कोई भी वायर क्या प्रोड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे सिंस चार्ज मूविंग है तो वो दोनों चीज प्रोड्यूस करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को वो बनाएगा। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, हमारे पास दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं जिससे मिला के हमने एक अपना लेंस तैयार किया। तो उस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, एक सरफेस क्या हो गई जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 हो गया, दूसरे का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 हो गया। दोनों की लेंथ दी हुई है, एक की 10 सेंटीमीटर दी हुई है बच्चों और एक की 20 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको क्या बताना है कि इस लेंस का जो हमने बनाया है इसका फोकल लेंथ क्या होगा। अब फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि अगर बात करें बहुत अच्छे से तो वो 12th क्लास पे है, पर मैं अपने कॉन्सेप्ट वीडियोस में इसको बताता हूँ छोटे बच्चों को भी, जिनसे उनको हेल्प हो सके। तो देखते हैं क्या है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला के हिसाब से अगर फोकल लेंथ, अगर इसका रेडियस अगर आप मानोगे R1 हो गया, इसका रेडियस क्या है R2 हो गया, तो यहाँ से देखोगे लेंस मेकर फार्मूला कैसे डिपेंड करता है 1/μ2 माइनस μ1 अपॉन μ2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2। तो आइए देखते हैं कैसे, क्या डिफेक्ट है, क्या चेंज है। यहाँ पे अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मानोगे, ये भी मानोगे μ1, तो ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है, इसका μ2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ को रखोगे। अब ये क्या है, इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको कितना दिया है बच्चों 1.5। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द थिन लेंस एज शोन इन द फिगर वेयर पॉइंट C1 and C2 denotes the center of the curvature. The refractive index of the lens कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू, μ2 की वैल्यू कितनी है, μ2 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, μ2 इज इक्वल्स टू 1.5। तो इस तरीके से देख सकते हो। तो आगे देखते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं। 1.5 हो गया, μ1 की वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो μ1 की वैल्यू 1 ले लो, सॉल्व कर दो, 1/f, नहीं पता फोकल लेंथ, मतलब 1.5 माइनस 1 अपॉन μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ2। तो इधर से देखोगे तो ये क्या आएगा 1.5 आएगा। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 1/R1। R1 की वैल्यू क्या है, रे किधर से आएगी बच्चों, रे आएगी इधर से। तो ये क्या होगा, ये अगर निगेटिव साइड होगा तो इधर का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 1/R1 कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 1/10, और दूसरे के लिए भी ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसको भी देखोगे तो क्या होगा 1/20। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से तो देखेंगे इसका आंसर की वैल्यू क्या आएगी। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। हम अगले लेक्चर्स पे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे उनके टफनेस लेवल के बारे में। फिलहाल अगर मेरे से कोई भी पूछे तो ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ साइडर था, तो अच्छे से तैयारी करिए अगले साल के लिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।